नमस्कार। क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा, मेरे साथ अभिषेक हैं। हम अगले 1 घंटे के लिए आपके साथ रहेंगे और कोशिश करेंगे कि मेहमानों को जोड़कर समझेंगे कि आज बाजार के अंदर हुआ क्या है। आज आप 12 या फिर थोड़ा उससे पहले का समय को अलग तरीके से देखें और उसके बाद के मार्केट को अलग किस्म से देखें। उससे पहले वाला मार्केट तेज़ था, 100 पॉइंट की तेज़ी थी, जिसमें चंद्रयान का जश्न भी शामिल था, लेकिन धीरे धीरे करके फेड होता गया और बाजार अब निफ्टी आपको लाल निशान में दिख रहा है। ये 12 पॉइंट की गिरावट के साथ है। हालांकि निफ्टी के अंदर करीब 68 पॉइंट की अभी हल्की सी बढ़त बनी हुई है और वो कोशिश कर रहा है किसी तरह से 44,500 को बचाने के लिए। अब आपके सामने बड़ी बातें जो आ रही है, इसमें हमने अमूमन मार्केट का जिस्ट लिखा है, आप समझेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। 19,450 के नीचे आके फिर से ट्रेड कर रहा है। अब जैसे ही आप 500 के नीचे पहुंचते हैं, आपको 19,300 दिखने लगेगा। 650 से 300 वाली जो बैंड है, निफ्टी उसको पार नहीं कर पाया। दूसरी बात, 44,550 के आसपास अभी बैंक निफ्टी कामकाज कर रहा है। HDFC बैंक और SBI ने दबाव बनाया। आज 12 बजे जो मेहमान हमारे साथ जुड़े थे लक्ष्य, उनकी बाकायदा एक शॉर्ट कॉल भी है SBI पे, तो आप ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर एनालिस्ट अब फिर से शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन भी दे रहे हैं। सरकारी बैंक, एनर्जी, फार्मा, ऑटो शेयरों में आज कमजोरी है। या आप सरकारी बैंकों का इंडेक्स इस समय देख पा रहे हैं, करीब आधा % नीचे है। ऑटो तो आज प्रेशर में सुबह से ही दिख रहा है हमको। इसके अलावा चौथी बड़ी बात भी आपकी स्क्रीन पर आएगी और पांचवी बात में हमने विक्स वगैरह भी लिखा हुआ है, वो भी आप देखेंगे। जैसे आज ब्लॉक डील हुई, कफोर्ज में डिस्काउंट पे डील हुई, मार्केट को समझ में आई, शेयर 9% ऊपर है। मैक्स फाइनेंशियल में भी आज तेजी है, ब्लॉक इसमें भी लगा था। इसके अलावा वॉलेटिलिटी इंडेक्स के अंदर अगर आप देखेंगे, इस समय सपाटी कामकाज हो रहा है, कुछ खास बड़ा चेंज तो नहीं हो रहा। हाँ, यूरोपियन बाजारों के अंदर बढ़त है और डॉ फ्यूचर्स करीब 20 पॉइंट ऊपर आके कामकाज कर रहे हैं। कुल मिला के मार्केट ने अपने सपोर्ट को अगर रिस्पेक्ट किया तो रेजिस्टेंस को भी रिस्पेक्ट किया है। ये बात साफ साफ समझी जा सकती है। अगर किसी को टेक्निकली देखना हो तो निफ्टी के सिर्फ डेली या फिर वीकली चार्ट डाले तो उसको पता लग जाएगा हम ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। 3 एनालिस्ट इस बीच हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। हमारे साथ संजीव होता है, जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं और VP भी हैं शेर खान में, उनसे हम बातचीत करेंगे। साथ ही मेरे साथ अंशुल जैन है, ये हेड ऑफ रिसर्च है लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के। और मेरे साथ नागराज शेट्टी हैं, जो कि टेक्निकल एनालिस्ट और डेरिवेटिव एनालिस्ट हैं, ये HDFC सिक्योरिटी से हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। संजीव सर, पहले मैं आपसे शुरू करूँगा। एक ज़माना था जब आप IT को बहुत क्लोजली वॉच करते थे, फिर आपने धीरे धीरे करके और सेक्टर्स को भी देखा, अब आप ज़्यादातर सेक्टर्स को देखते हो। संजीव सर, मार्केट में वीकनेस कहाँ पे है? कौन मार्केट का मूड खराब कर रहा है? ये सिर्फ इंडेक्स की मैनेजमेंट हो रही है या फिर डाउन द लाइन कहीं प्रॉब्लम है जो भी नोटिस नहीं हो रही है? गुड आफ्टरनून। देखिए, अगर YTD में देखें तो मार्केट ऑलरेडी 14-15% रन अप कर चुका है। जो नेट FI फ्लोज हम देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट आपका 14.5-15 बिलियन के अधिक जा चुका है, जो नेट फ्लोज बोलते हैं। और इसके वजह से मार्केट तो ऊपर गया, लेकिन उसके सामने बहुत सारी अभी जो हेडविंड्स भी हैं नियर टर्म में। जैसे कि CPI नंबर्स अगर देखें तो वो 5.4 है, जो RBI का कंफर्ट जोन से ऊपर है वो। और US में भी देखें, जो बात चल रही थी, नैरेटिव में बिल्ड हो रहा था कि फेड कट करेगा रेट को, वो कन्विंसिंगली वो निकल के नहीं आ रहा है। अभी बहुत सारी मुश्किलें बढ़ी हुई है वहाँ पे। तो वहाँ पे ये भी हो सकता है कि फेड और एक हाइक ले, उसके बाद एक पॉज ले, फिर कट करना शुरू करे। तो और इराटिक रेनफॉल है, जिसकी वजह से फूड क्राइसिस हो सकता है इंडिया में। तो सामने वैल्यूएशन तो ठीक ठाक लग रहा है, 10% एवरेज से हम कम ट्रेड कर रहे हैं। अर्निंग्स Q1 के वो भी ठीक है, लेकिन बहुत सारे हेडविंड्स भी हैं। आपका इन्फ्लेशन ऊपर है, ग्लोबल मार्केट में थोड़ी सी अनसर्टेनिटीज है फेड का हाइक को लेकर, CPI इन्फ्लेशन यहाँ पे ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है नियर टर्म में वोलाटाइल रहेगा। और जैसे जैसे हम मंथ आगे बढ़ते जाएंगे, स्टेट इलेक्शन और रन अप टू 2024 यूनियन इलेक्शन भी है, तो नियर टर्म में वोलाटाइल रहेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर देखें, निफ्टी अगर एक स्तर पे 19,300 400 पे भी अगर ये करता है, एक स्टेबिलिटी लाता है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी बहुत जगह है आउट परफॉर्म करने के लिए। तो मेरा मानना यही है कि हर डिप को एक बाय के हिसाब से इस्तेमाल करें फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर नेक्स्ट 1-2 ईयर्स। ठीक है,
तो आप किसी भी डिप को इस्तेमाल कर सकते हैं। मिड कैप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और संजीव सर का ये मानना भी है। तो एक काम क्यों ना करें, फिर ज़रा टेक्निकल एनालिस्ट की भी थोड़ी हेल्प लेते हैं और उनसे समझते हैं कि उन्होंने कौन से सौदे निकाले हैं। हम तो खैर क्वेश्चन पूछेंगे ही, अगला 1 घंटा तो क्वेश्चंस का ही है, बट फिर भी पहले उनको ज़रा आदर सम्मान देते हैं, उनके ज़रा ट्रेडिंग कॉल्स पहले पता कर लेते हैं। अंशुल जी नमस्ते, समय देने के लिए आज आप अपने ज़रा ट्रेडिंग कॉल्स पहले बताइए। नमस्ते डिम्पी जी। आज 2 बाई कॉल रहेंगे, एक गोदरेज सीपी पे 1037 पे। इसमें अगर आप देखेंगे 7-8 दिन से ये एक इनसाइड बार कैंडल्स बना रहा है एक बड़ी कैंडल के अंदर, और आज ब्रेकआउट की संभावना काफी हाई है। 1037 के ऊपर बाई रहेगा, 1017 का स्टॉप लॉस और 1077 का टारगेट रहेगा। दूसरा टाटा पावर है जो बड़ा ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। 251 के ऊपर बाइंग रहेगा, 247 का स्टॉप लॉस रहेगा और 260 का टारगेट रहेगा। अब कमजोर मार्केट में बाई कॉल देने का सबसे बड़ा कारण ये है कि शाम को यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डेटा आना है और उसकी वजह से डाउ जोन्स में एक बड़ी रैली दिख रही है। तो कल प्रोबेबली हम गैप अप खुलते हुए देखेंगे। इसलिए आज के सेशन में अगर शॉर्ट्स हैं तो उनको थोड़ा सा काट के और बाइंग साइड की पोजीशंस अगर कैरी करके जाएंगे तो कल गैप अप में थोड़ा सा फायदा मिलने की उम्मीद रहेगी। ठीक है, अंशुल की तरफ से टाटा पावर हम देख रहे हैं कि पावर स्टॉक्स लगातार पावरफुल हैं और 260 के लक्ष्य यहां से आपको बनते हुए दिखेंगे टाटा पावर के शेयर में। चलिए कुछ और स्टॉक समझते हैं कि अच्छा अंशुल की तो ये राय हो गई, लेकिन नागराज आपके फोकस में क्या है? क्योंकि हम बाजार को देख रहे हैं कि आज पूरा एक्सपायरी वाला जो मूड दिखना चाहिए बाजार में ना, वो दिख रहा है और वॉलेटिलिटी भी है, अच्छा खुला था। इस वक्त तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। तो आपके पास तेजी वाले सौदे हैं या फिर कुछ शॉर्ट आप? आज मौजूद भी लुढ़क रहा है ऊपर के लेवल से, कहीं ना कहीं एक इंडिकेट दिखता है कि मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ की कमी है सस्टेन होने में। हम देखें कि लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स कंटिन्यू रहा लास्ट 4-5 वीक में, और आज के दिन में एक अच्छा खासा अपसाइड ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन उसका कामयाबी तो मिला नहीं है। मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन मूवमेंट रहेगा मार्केट में। निचला स्तर में अराउंड 19,250 19,300 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है, और इधर से नीचे आता है तो भी एक बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी रहेगा। आगे वाले दिनों में एक अपसाइड बाउंस देखने को मिल सकता है। और बात करते हैं कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप का, एक शानदार अपसाइड मोमेंटम दिखने को मिला है अभी मिड एंड स्मॉल कैप में। लास्ट 18-20 हफ्तों से कंटिन्यूस लगातार एक अपसाइड तेजी की एक इंडिकेशन दिखा रहा है, कंटिन्यूसली तेजी दिखा रहा है। सो मुझे लगता है कि लॉन्ग ट्रेड करने में या मिड एंड स्मॉल कैप में स्टॉक ट्रेड करने में कुछ दिक्कत नहीं आना चाहिए। ऑन दैट बेसिस मैं 1-2 स्टॉक पिक देना चाहूंगा। फर्स्ट वन इज एमआरपीएल। चार्टिकली देखोगे एमआरपीएल एक लंबा कंसोलिडेशन के बाद 2 दिन पहले एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में एक कंसोलिडेशन मूवमेंट में आ गया लास्ट 2-3 सेशन से। ओवरऑल चार्ट पैटर्न अभी भी पॉजिटिव है, अराउंड 90 to 85 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। इधर से बाय कर सकते हैं। उसका अपसाइड टारगेट रहेगा 100 का और स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 88 का। और मेरा दूसरा पिक है एफएल इंडिया। एफएल इंडिया चार्टिकली एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन में है, हायर लेवल मेंटेन किया है, हायर टॉप्स हायर बॉटम चार्टिकली इंटैक्ट है, और एक कंसोलिडेशन के बाद एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस भी अटेम्प्ट कर रहा है अराउंड 1170 1180 के आसपास। मेरे ख्याल से इधर से एक अपसाइड बाउंस आ सकता है, अराउंड 1100 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं, बाय कर सकते हैं। 1170 का एक अपसाइड टारगेट रहेगा और 1050 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये एफएल पर ये व्यू। मोहित आपके पास भी आते हैं, आपको कौन से शेयर अभी ठीक लग रहे हैं? कहां पर आपके ट्रेड के रिकमेंडेशन है? अच्छा ठीक है, मोहित नहीं है। कुछ और शेयरों की बातचीत कर लेते हैं बाजार में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज ना भले ही इंडेक्स के स्टॉक्स में थोड़ी सी ऊपर से नरमी आई है, कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जो 2% ऊपर हो, कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जो 2% नीचे कारोबार कर रहा हो। एशियन पेंट से टॉप गेनर 0.25% के आसपास की तेजी वहां पर है, और ग्रासिम में हम देख रहे हैं कि 1-1.25% के आसपास की कमजोरी है। लेकिन वायदा बाजार के बहुत सारे ऐसे शेयर हैं। जीएमआर में 10% की तेजी है, कुफोज में करीब 9-10% की तेजी यहां भी हो गई है। ये शेयर क्यों चल रहे हैं, इस पर भी हम आपको रिसर्च लेकर आएंगे। लेकिन मैक्स फाइनेंशियल हमने देखा था कि ब्लॉक डील के बाद ये शेयर 3-3.25% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है।
इसको लेकर ज़रा आप राय दीजिए नागराज, क्या करना चाहिए इसमें? में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखने को मिला है आज न्यूज के चलते हुए। और चार्टिकली देखोगे लास्ट कई दिनों से कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है। आज एक ऊपर के लेवल में अराउंड 930-35 के आसपास थोड़ा एग्जॉशन हुआ है अपसाइड, लेकिन ये बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा। लॉन्ग टर्म चार्ट बहुत ही अच्छा है। एक बड़ा रेजिस्टेंस का एक अपसाइड ब्रेकआउट दिख सकते हैं ये स्टॉक में। मेरे ख्याल से और भी ये तेजी का माहौल या तेजी का पैटर्न और भी चाल कंटिन्यू रहेगा इस स्टॉक्स में। और आगे वाले दिनों में ये स्टॉक्स 1025 का जो रेसिस्टेंस छू सकता है। ओके, ठीक है। अलग अलग स्टॉक्स के बारे में थोड़ा और रिसर्च करवा लेते हैं। संजीव सर, कफोर्ज को लेकर हमारे सहयोगी ने एक रिसर्च की है, पता किया ब्लॉक डील वगैरह कैसे लगी हैं। एक बार आप भी सुन लीजिएगा, फिर कफोर्ज पे ना अपना आप टेक दीजिएगा। वमाक्षी इस बीच मेरे साथ जुड़ रही हैं, वो आपको ज़रा इस डिटेल बता देंगे इस डील के बारे में। वमाक्षी, बताएं आप। जी बिल्कुल, कोफोर्ज आज फोकस में है। हम देख रहे हैं कि स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और ये है ब्लॉक डील के चलते। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में रिपोर्ट्स आए थे जहां पर इंडिकेट कर रहे थे ये रिपोर्ट्स की बेरिंग्स भी अपना पूरा ही स्टेक बेचना चाह रहे थे। कोफोर्ज में करीब 27% की हिस्सेदारी थी इनकी कंपनी में, जो ये ब्लॉक डील्स के द्वारा बेचना चाह रहे थे। और इंडीड आज अगर हम देखें तो यही हुआ है। कोफोर्ज में इनफैक्ट हम देख रहे हैं काफ़ी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। ये जो ब्लॉक डील हुआ है उसके बाद करीब 27% ऑफ इक्विटी ट्रेड हुई है। 3 बंचेस में 1.65 करोड़ शेयर्स एक्सचेंज हुए हैं। और ओवरऑल ये जो ब्लॉक डील हुआ, इसी के चलते कंपनी ने सबसे बड़ा सिंगल डे गेन पोस्ट किया है मई 2020 से। इसके ऊपर ही अगर हम देखें तो एक ब्रोकरेज नोट भी आया है जेफरीज की तरफ से। उन्होंने अपनी राय को अपग्रेड किया है, खरीदारी की राय दी है और अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाकर 6,250 कर दिया है। आज ये हाईलाइट कर रहे हैं कि जो ओवरहैंग था, सप्लाई ओवरहैंग था स्टॉक के ऊपर, वो अब हट चुका है और इसके चलते मल्टीपल्स रीरेट हो सकते हैं करंट लेवल से। फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म आउटलुक तो मजबूत है ही। इनफैक्ट कंपनी चाह रही है कि अगले 5 साल में वो अपने रेवेन्यू को दुगना कर सके। कंपनी ने BFSI सेगमेंट से आने वाला जो शेयर है ये थोड़ा हाई है, मगर इसके बावजूद इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट की है। ऑर्डर बुकिंग्स भी काफ़ी हेल्दी रहे हैं, तो फंडामेंटली स्ट्रांग है। आज ब्लॉक डील के चलते हम देख रहे हैं कि कोफोर्ज फोकस में है। जेफरीज ने भी अपनी राय उन्होंने अपग्रेड की है, होल्ड की राय से खरीदारी की राय दी है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि कोफोर्ज में काफ़ी अच्छी तेज़ी नजर आ रही है। ठीक है, काफ़ी अच्छी तेज़ी भी है। 9% डिस्काउंट वाली डील और दूसरा ओवरहैंग ख़त्म होना, बिजनेस ठीक चल रहा है। रिपोर्ट तो ये कहती है कि 1000 रुपये और चल सकता है। अभी शेयर चल रहा है 5300 का, रिपोर्ट कहती है 6200 आ जाएगा। संजीव सर, आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है और आप इसको कैसे एनालिसिस करते हैं कफोर्ज को? अगर आज का जो ब्लॉक हुआ वो सबसे बड़ा ओवरहैंग था, क्योंकि हमने देखा है कि हर एक क्वार्टर में इसका जो बैरिंग का जो ब्लॉक आते ही आता था, तो हमेशा एक सप्लाई ओवरहैंग रहता था स्टॉक में। तो अब वो पूरा का पूरा चला गया ये स्टॉक से। तो ये यकीनन ये है कि इसका रीरेटिंग तो होना ही है, वो नो ब्रेनर था आज के लिए। और अगर फंडामेंटल की बात करें, अगर Q1 नंबर्स की बात करें, जो TCV विंस था, मार्केट को ये लग रहा था कि अभी जो BFSI है या ट्रेवल वर्टिकल है वहाँ पे प्रॉब्लम है चलते, लेकिन आप देखें अगर Q1 में 531 बिलियन का उन्होंने एक रोबस्ट काइंड ऑफ था। तो वो भी अगर मैनेजमेंट से ही बात करें तो उनका आउटलुक बहुत स्ट्रांग है मिड कैप IT में FY24 और FY25 को लेकर। तो यकीनन ये ब्लॉक डील के बाद एक रीरेटिंग का इसका बनता है और मुझे लग रहा है यहाँ से भी कंसेंसस टारगेट प्राइस अपग्रेड आएगा रीरेटिंग के चलते। तो 6200 का टारगेट यहाँ पे बन सकता है। कोफोर्ज के लिए 6200 का टारगेट बन सकता है, लेकिन कोफोर्ज चल क्यों रहा है, इस पर थोड़ा सा और आपको विस्तार से थोड़ी देर में हम आपको इस चीज़ को समझने की फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच ऑप्शंस के चैंपियन के साथ जुड़ गए हैं कुश बोहरा। कुछ बताइए, क्या है आज आपकी तरफ से ट्रेड? जी अभिषेक, आज मेरी तरफ से टाटा पावर पे एक बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी है। पावर स्पेस में हमने अच्छा खासा ट्रैक्शन देखा है। टाटा पावर में कुछ दिनों से तेजी बनी हुई है, ये आने वाले महीने में भी कंटिन्यू रह सकती है। सो जो ये स्ट्रैटेजी है, इसमें आप 28 सितंबर का 250 के स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल 12 रुपए में बाय करें।
28 सितंबर का ही 265 का जो कॉल है उसे 6 रुपए में सेल करें। अगले महीने एक्सपायरी पे 265 के ऊपर टाटा पावर जाता है, सस्टेन करता है, तो यहाँ मैक्स प्रॉफिट जो है आपका 30,375 का हो सकता है। साथ ही साथ जो मैक्स लॉस पोटेंशियल है इस स्ट्रैटेजी में वो है 20,250 का। ध्यान रहे 28 सितंबर की एक्सपायरी के लिए है, अगले हफ्ते की एक्सपायरी जो है उसमें फुल मार्जिन लगने लगेगा, इसलिए हमने नेक्स्ट एक्सपायरी का जो कॉल स्प्रेड है ये सजेस्ट किया है। पावर पे एक तरह से मुहर लगती है कि ये शेयर ठीक है और यहाँ से और आपको ऊपर के लेवल्स दिखाएगा। 250 वाली कॉल खरीदनी है, 265 वाली कॉल इसमें बेचनी है, 12 रुपये खरीदनी है, 6 रुपये बेचनी है, तो ठीक ठाक इसका लेकिन आपको रिस्क डिस्क्लोजर ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है, ये ज़रूरी चीज़ है, इसका आप बिल्कुल ध्यान रखा करिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे और हम देख रहे हैं कि आज जीएमआर एयरपोर्ट्स आज ये वायदा का टॉप गेनर है और 50 रुपये का लेवल पार करने के बाद इस शेयर में लगातार उड़ान है। अब ये 65 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, दिन की ऊंचाई के आसपास ये 10% के आसपास की तेज़ी है। लेकिन ये तेज़ी क्यों है बताने के लिए शरद हमारे साथ हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रा जो है फोकस में रहने वाला है। स्टॉक में आज अच्छी तेज़ी भी देखने मिली है, लेकिन कुछ अहम ट्रिगर है जिस स्टॉक पे हमारी फोकस रहेगी। सबसे पहले जो है जुलाई के आंकड़े की बात करें, पैसेंजर मूवमेंट की या एयर ट्रैफिक की, उसमें जो एक अच्छी उछाल देखने मिली और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है जुलाई के जो पैसेंजर ट्रैफिक है वो 30% बढ़ी है। अब याद रखिए जो उनके जून क्वार्टर के नंबर्स आए थे वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले थे और उनके लॉसेज है वो भी कम देखने मिली थी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट के बारे में मैं कहूँगा वो है नॉन एरो सेगमेंट, यानी कि जो फ्लाइट की जो रेगुलेशन वाले रेवेन्यूज़ आते हैं उसके अलावा जो रेवेन्यूज़ होती है उसमें अगर टॉप 4 सिटीज़ या टॉप सबसे बड़े एयरपोर्ट्स की बात करें तो उनका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है अब 51% का आ गया। अब ये वित्त साल 2023 के लिए है। ये इंपॉर्टेंट क्यों, ये मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो है नॉन एरो सेगमेंट एक वैल्यू एक्रेटिव सेगमेंट होती है क्योंकि इस पर रेगुलेशंस अब भी बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले थे और उनके लॉसेज है वो भी कम देखने मिली थी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट के बारे में मैं कहूँगा वो है नॉन एरो सेगमेंट, यानी कि जो फ्लाइट की जो रेगुलेशन वाले रेवेन्यूज़ आते हैं उसके अलावा जो रेवेन्यूज़ होती है उसमें अगर टॉप 4 सिटीज़ या टॉप सबसे बड़े एयरपोर्ट्स की बात करें तो उनका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है अब 51% का आ गया। अब ये वित्त साल 2023 के लिए है। ये इंपॉर्टेंट क्यों, ये मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो है नॉन एरो सेगमेंट एक वैल्यू एक्रेटिव सेगमेंट होती है क्योंकि इस पर रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते हैं। अब लेकिन ये नॉन एरो सेगमेंट है क्या, ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी फ्री, फूड एंड बेवरेजेस, रेंटल्स, एड स्पेसेस, इसको जो है नॉन एरो सेगमेंट कहते हैं। इसके अलावा अगर ट्रिगर्स की बारे में बात करें आगे जाते हुए तो ऑफकोर्स सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर है जो एयरपोर्ट की जो आप कह सकते हैं एसेट मोनेटाइजेशन है उस पर फोकस रहने वाला है। फ्रांस के एयरपोर्ट्स के साथ उनका करार हुआ है और आंध्र प्रदेश में जो है वो एक नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी जो है कंपनी काम करने वाली है। और आखिर में जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है वो है मॉडर्नाइजेशन जो आपके हैदराबाद एयरपोर्ट में दिखने वाली है। हाल ही में अनाउंसमेंट भी आई थी कि एक चौथा रनवे खुला था आपके दिल्ली में। अब याद है कि दिल्ली और हैदराबाद इन दोनों एयरपोर्ट्स को जो है कंपनी ऑपरेट करती है। और अगर स्टॉक ट्रैकिंग के बारे में बात करें तो पिछले 5 दिन में 20% से ज़्यादा का इजाफा आया और एक साल में स्टॉक जो है डबल भी हुआ है। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो जीएमआर एयरपोर्ट्स क्योंकि जो नॉन एरो सेगमेंट है जिस पर कि शरद बता रहे हैं कि रेगुलेशन कम हो और कहीं ना कहीं जो इनके एयरपोर्ट्स एसेट्स हैं थोड़ा सा मोनेटाइजेशन किया भी था इन्होंने, स्टेक दिया था, पेरिस की कंपनी है एयरपोर्ट चलाने वाली उसको, और आगे भी इस पर नज़र रहेगी कि किस तरह से यहाँ से वैल्यू अनलॉक होती है जीएमआर एयरपोर्ट में। लेकिन निश्चित तौर पर पैसेंजर ट्रैफिक ग्रोथ जो देखिए जुलाई में 30% बढ़ी है, नतीजे थोड़े से बेहतर हो रहे हैं, घाटे में कमी आई है, तो कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जो शेयर को ऊपर लेकर जा रहे हैं और आज तो कमाल की तेज़ी है 10% के आसपास की। संजीव जी, जीएमआर एयरपोर्ट ठीक ठाक इसमें तेज़ी हो गई है और 65 का भाव है, आपको कितना आकर्षक लग रहा है शेयर, लेना चाहिए इसको? संजीव सर, इस कॉल मेरे लिए? जी जी आपके लिए सर। सॉरी, यहाँ पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ऑफिशियल कवरेज है नहीं, तो कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, कोई नहीं। नागराज से जान लेते हैं कि जरा टेक्निकल समझ लेते हैं इसकी। नागराज, सेटअप तो अभी तो आपको ठीक से दिख रहा होगा, आप ही बताइए कि कहां तक जाता दिख रहा है ये?
आर्टिकली देखा होगा एक फिनोमिनल अपसाइड रैली कह सकते हैं जीएमआर इंफ्रा में, जो पहले वाला नाम था उसका 45 से 65 तक वन वे कंटिन्यूसली ऊपर बढ़ा है विदाउट शोइंग एनी रीजनेबल डाउनवर्ड करेक्शन। ये अपसाइड मोमेंटम अभी भी इंटैक्ट है, क्योंकि अभी भी कुछ रिवर्सल जैसा पैटर्न तो नहीं लग रहा है, लेकिन इधर से फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा रिस्क एंड रिवॉर्ड उतना कुछ खास नहीं बैठ रहा है। मेरे ख्याल से अगर अपसाइड मोमेंटम इधर से जारी रहता है तो 75 तक जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है उधर तक ये स्टॉक्स जा सकता है। ओके ठीक है, कुछ एक और स्टॉक्स पकड़ते हैं जहाँ पे आज थोड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अंशुल से जरा टेक्निकली भी उनसे उन शेयर्स के बारे में जरा व्यू पॉइंट लेते हैं। लिस्ट में जो आ रहे हैं कुछ कैश के स्टॉक्स है। एक सुबेक्स, हमने सुबह बातचीत की थी, एक काम करते हैं सुबेक्स के बारे में भी पता कर ले। सुबेक्स और हेवल्स, अंशुल जी जरा दोनों शेयर्स चेक करना। एक शेयर है सुबेक्स, अभी 8% है, आज मार्केट की गिरावट का कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसको। और दूसरा शेयर देखना आपको हेवल्स का, दोनों को चेक करो सर। अंशुल जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, तब आवाज़ आएगी। ये सुबेक्स में एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है। इसमें पिछले 8-10 दिन में 34 और 32 की रेंज पे 200 डे मूविंग एवरेज पे बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। और जनरली डिम्पी जी 200 दिन के मूविंग एवरेज से जब भी स्टॉक मोमेंटम पकड़ता है तो एक 20-22% की रैली बहुत तेजी से बनती है। तो यहाँ से सुबेक्स में एक अच्छी अपसाइड दिख रही है, जिसका पहला टारगेट 45 रहेगा और ओवरऑल ये स्टॉक 62 की तरफ चलने के लिए तैयार हुआ है। तो थोड़ा सा अगर 3-4 महीने का समय देते हैं तो 62 मिल जाएगा, और 2 से 3 हफ्ते का समय देते हैं तो 46 से 50 तक का टारगेट मिल जाएगा। और हेवेल्स में भी एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है। इसमें एक बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट लेवल 1342 का है, यहाँ पे भी बाइंग करना चाहिए। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो स्विंग हाई बना है 1400 का, इस पे रहेगा। बट ओवरऑल अगर थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर देखें डेली चार्ट पे तो एक बीसीपी का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। 1400 के ऊपर जैसे ही टिकेगा ये स्टॉक स्ट्रक्चरल बुल रन में आ जाएगा, जिसका टारगेट 1650 से 1680 के बीच में रहेगा। तो दोनों स्टॉक एकदम नेसेंट स्टेज पे हैं, चलने बिल्कुल चलना स्टार्ट किए हैं। इनमें एक बड़ी तेजी दिख रही है एक शॉर्ट टर्म के लिए। अच्छा हुआ कि हमारे दोनों शेयर पास कर दिए आपने, और एक तो भले 8% ऊपर है, लेकिन आपके जो लेवल्स हमने सुने सुबेक्स के 46 और 62 हो जाएंगे। एक्चुअली अगर आप सुबेक्स का चार्ट देखेंगे ना, 62 से ही टूट के आया था ये शेयर। और जब आप 62 बोल रहे थे, मेरे को वही पुराना दिन इसके याद आ गया कि सुबेक्स 60-62 वाला शेयर कैसे नीचे आया और वे कैसे वापस ऊपर जा रहा है। एक दो शेयर हमने कल भी ऐसे ही आपको बताए भी थे, दिखाए भी थे। अगर आप शेयर को थोड़ा और लंबा चार्ट डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा। एक और शेयर भी है जहां पर आज थोड़ा मोमेंटम बन रहा है, वो है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड। 4% ऊपर है, शेयर ढूंढा जाएगा GAEL के नाम से। GAL, यस, यही 6% ऊपर। मिस्टर शेट्टी, एक बार आप इस शेयर को चेक करेंगे। ये प्रोसेस करता है, एक्चुअली ये मेज़ को प्रोसेस करता है, दालों को करता है, थोड़ी सी और प्रोडक्ट को करता है। ये सारी एग्री कमोडिटीज़ पे सरकार धीरे धीरे करके बैन लगा रही है, तो इनको चेक कर रही है। ये गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स को जरा देखिए आप। जी हाँ, GAL कंटिन्यूस एक कंसोलिडेशन बैंड में रिसेंटली एक अपसाइड ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी और नाकाम रही। आज एक अच्छा खासा एक अपसाइड बाउंस दिखने को मिला है। मेरे ख्याल से 265 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा इनिशियली। अगर इस स्टॉक 265 के ऊपर ट्रेड करता है, ब्रेकआउट देता है, उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा जो गैप वाला एरिया आता है अराउंड 287, 88 के आसपास, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है उधर तक की जाने की गुंजाइश है। ठीक है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर से इंडाइसिस पे एक बार आपको वापस से दिखाएंगे भी और चर्चा भी करेंगे, क्योंकि निफ्टी के अंदर अब जो नुकसान है ना, वो करीब 40 पॉइंट का हो चुका है। डेज लो पे बंद कर रहे हैं। प्रॉब्लम एक और भी है, 19,500 के ऊपर आज खुले थे, क्लोज कहीं 19,400 के नीचे ना करें तो मुश्किल बढ़ जाएगी। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। क्लोजिंग कॉल में आपका फिर से स्वागत है। बाजार में कमजोरी थोड़ी सी बढ़ गई है। निफ्टी इस वक्त 19,400 के नीचे जाकर कारोबार कर रहा है, करीब 50 अंकों के आसपास की नरमी है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक भी लाल निशान में अब है, 44,452 का स्तर है। आज बाजार पर जो प्रेशर बनने काम कर रहे हैं वो है एनर्जी पैक एज होल। अगर आप देखेंगे पावर ग्रिड, ONGC, रिलायंस,
इसके अलावा मेटल स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि JSW स्टील, हिंडाल्को में भी कमजोरी है। और शुरुआत में हमने देखा था कि एल&टी के शेयर में तेजी थी, लेकिन ये वो तेजी की पूरी अब गिरावट में तब्दील हो गई है। 1-1.25% के आसपास की गिरावट हम देख रहे हैं कि एल&टी के शेयर में हो रही है। लेकिन संजीव सर, जरा रिलायंस के बारे में आपसे व्यू चाहेंगे, और रिलायंस के साथ साथ ना जरा आप जियो फाइनेंशियल पर व्यू दीजिएगा। पहले जियो फाइनेंशियल पर राय दे दीजिए, क्योंकि लगातार 4 दिन से ये शेयर लोअर सर्किट पर हैं और इसमें ना 2 तरह के लोगों के सवाल हैं। एक तो वो लोग जिनके पास हैं, अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कब ये सर्किट वाला दौर थमे, शायद वो निकलने की चेष्टा करें। एक तो सवाल ये क्या थोड़ी गिरावट थमे तो निकल जाएं। दूसरी चीज़, जो वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं जिनको पता था पहले कि शायद इसका जो फेयर वैल्यू है 150, 70 या 80 के आसपास के रेंज में, अब वो वेट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अभी जो गिरावट का जो इसमें क्रम है, क्या वो बना रहेगा या फिर वो थमेगी, और इसको लेना कब है? किसी को अगर नया निवेश करना है तो आपके हिसाब से सही भाव कहां पर आएगा जहां पर एंट्री कोशिश करनी चाहिए? जो आपका पहला सवाल है, गिर क्यों रहा है, इसका रीजन फंडामेंटल से ज्यादा इस पे जो पैसिव फंड है जो ट्रैक करते थे निफ्टी या सेंसेक्स को, क्योंकि ये निफ्टी और सेंसेक्स से बाहर जाएगा जब इसका सर्किट खुलेगा, तो उसके लिए उनका जो आउटफ्लो आना वो है रेगुलेटरी रीजन से है, तो उसके लिए ये स्टॉक गिर रहा है जियो फाइनेंशियल। तो वो ये कोई फंडामेंटल से उसका ज्यादा कुछ है नहीं, और उनको तो बेचना ही है बिकॉज दे आर ट्रैकिंग द निफ्टी एंड द सेंसेक्स। सेकंड जो रीजन जो है फंडामेंटली, अभी जो अवेलेबल डेटा है, अगर देखें जो हमारे पास जितने भी 3 साल के फाइनेंशियल है और डेटा पॉइंट्स है, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसका जो प्राइस है समवेयर क्लोज टू 220 टू 230 होना चाहिए बेस लेवल पे, अभी फंडामेंटल को देखकर। लेकिन जिस तरह की अगर आप बिग पिक्चर देखें इसका, अगर रिलायंस का है ये कंपनी है और जिस तरह से डिसरप्शन रिलायंस ला सकता है इंडस्ट्री में, उन्होंने एक ब्लैक रॉक के साथ ऑलरेडी एक जेवी किया है और वो मल्टीपल जेवी ये कर सकते हैं, मल्टीपल बिजनेस स्ट्रीम में जा सकते हैं, एंड दे हैव द डीप पॉकेट टू ब्रिंग मोर मनी एंड गेट इनटू द मोर बिजनेसेस अराउंड दिस। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए ये रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली होल्ड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अर्ली डेज है, विल गेट टू नो। अभी एजीएम होने वाला है 28 अगस्त को, और आपको क्लैरिटी मिलेगा कि रोड मैप क्या है जियो फाइनेंशियल का आगे को जाकर। तो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहेगा तो बहुत अच्छा स्टॉक है, और बिग पिक्चर को ध्यान में रखिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। और वीकनेस आता है, मुझे लगता है अगर 200 से नीचे जाए तो ऐड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। के नीचे जाए तो एडिशन का मौका बनेगा, जियो फाइनेंशियल को खरीदने का मौका बनेगा। अंशुल जी, आप जरा एक शेयर चेक कीजिए, एक्सारो टाइल्स, EXXARO, एक्सारो टाइल्स, छोटी साइज की कंपनी है, 600 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है, लेकिन इसमें मूव्स बड़े बड़े आते हैं। और आज भी हम देख रहे हैं कि एक्सारो टाइल्स का जो शेयर है तकरीबन 10% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। क्या इसमें कोई ट्रेड का मौका बनता है क्या? बन रहा है। वीकली चार्ट पे अगर देखें तो ये लगभग 16-17 हफ्ते से एक बड़ी वीकली बार के अंदर ट्रेड कर रहा है, और अब डेली चार्ट पे इसमें ब्रेकआउट आ रहा है। तो यहाँ से एक बार के लिए 135-136 जोन एक रेजिस्टेंस की है। 136 जैसे निकलता है ये स्टॉक एक स्ट्रक्चरल बुल रन में आएगा, जिसका पहला टारगेट 172 रहेगा जो इसका हाई है, और एक बार 172 निकलता है तो उसके बाद ये स्टॉक एक बड़े बुलिश टेरिटरी में आएगा, और 240-245 के टारगेट बनेंगे। बहुत बड़ी कंसोलिडेशन है वीकली चार्ट में, और जब इतनी बड़ी कंसोलिडेशन से स्टॉक निकलता है 40-50% का मूव बहुत आराम से चलता है। ठीक है, एक्सारो टाइल्स पर ये व्यू। एक और एक्सपर्ट हमारे आज साथ जुड़ गए हैं, मोहित जांगीड़, इन्वेस्टिंग हट के। मोहित, शुक्रिया आपका समय देने के लिए, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकर खबर गर्म है। शरद, बताइए क्या माहौल है डीलिंग रूम का? बातचीत हुई आपकी तो क्या निकल के वहां से आया और किस शेयर की चर्चा है? जी बिल्कुल, लेकिन इसके पहले 2 स्टॉक्स मैं आपको मार्क करवा देता हूँ। सबसे पहले जो है, कल हमने जो है खबर गर्म है सेगमेंट में सन टीवी के बारे में कहा था, जहाँ पे बाइंग देखने मिली थी आपकी DI से, और आज भी स्टॉक जो है 3% ऊपर है। इसके अलावा दूसरा स्टॉक जो मैं मार्क करवाऊंगा वो है रेलिगेयर एंटरप्राइजेज। आज सुबह हमने खबर सेगमेंट में लिया था इस स्टॉक को, जहाँ पे हमने कहा था एस इन्वेस्टर आशीष धवन ने जो अपनी स्टेक बढ़ाई है, और आज देख सकते हैं कि रेलिगेयर एंटरप्राइजेज में भी जो एक अच्छी मूवमेंट देखने मिल रही है। स्टॉक 6% से ऊपर
की जो है रेंज में है। अब बात करेंगे आज के स्टॉक के बारे में, और यहाँ पे जो है हमारी डीलर से बातचीत हो रही है और यहाँ पे रैलिस के काउंटर में जो है HNI बाइंग देखने मिल रही है। स्टॉक देखें तो सबसे ज़्यादा उछाल पिछले 7 महीने में देखने मिला है, और वॉल्यूम्स की बात करें तो लगभग 7 गुना जो है अपने 20 दिन के औसत से जो है बढ़ी हुई है। इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो हमारी बातचीत हुई है चैनल चेक से, कि जो वीकर मॉनसून हुई है उसके कारण क्या हुआ है, जो पेस्टिसाइड्स की डिमांड है, क्रॉप प्रोटेक्शन का डिमांड है, उस पे जो है एक डोमेस्टिक मार्केट्स में जो है एक थोड़ी सी जो है रिक्वेस्ट इंक्वायरीज अब आने लगी हैं। इनिशियल इंक्वायरीज है लेकिन स्टार्ट हो चुकी हैं। और याद रखिए यहाँ पे रेखा राकेश झुंझुनवाला का भी ऑलमोस्ट 7.75% स्टेक कंपनी में है। अगर आगे जाते हुए ट्रिगर्स की बात करें तो ऑफकोर्स जो उनकी इंटरनेशनल मार्केट्स है वहाँ पे अभी भी जो है म्यूटेड रिस्पांस देखने मिल रहा है। हालांकि वॉल्यूम्स में रिकवरी सेकंड हाफ FY24 में एक्सपेक्टेड है, और लेकिन जो डोमेस्टिक बिजनेस है यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेंट्री लेवल्स हाई थे, तो आगे जाते हुए जो ये इन्वेंट्री लेवल्स थोड़े कम हो सकते हैं, स्पेशली क्योंकि डेफिशिएंसी दिखने मिली है मॉनसून में और थोड़े इंक्वायरीज आने लगे हैं जहाँ पे क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए है। तो इस स्टॉक को जो है टाटा ग्रुप की स्टॉक को इसको ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। ठीक है, रैलीज इंडिया एक अच्छा मोमेंटम वाला शेयर है। अगर आप नहीं बताते तो आज हम इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिस्कस भी करते, और मैं शेयर अगला सवाल ही रैलीज इंडिया ही लेने वाला था। आपने इसके बारे में जानकारी भी दी है। आगे बढ़ते हैं अब जरा। शुक्रिया शरद आपका। अब मोहित क्योंकि हमारे नए मेहमान हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनसे पूछते हैं उनका कोई शेयर है तो ठीक है, नहीं तो हमारी तरफ से रैलीज इंडिया मोहित आप देख के बता दीजिए। अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है तो आप पहले वो बताइए, अगर नहीं है तो फिर रैलीज इंडिया के बारे में बताइए। तो एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। एंड रैलीज इंडिया का जहाँ तक सवाल है, एग्रोकेमिकल एज ए सेक्टर अभी काफी खराब कर रहा है, काफी हेडविंड्स है पूरे सेक्टर में, और जो बात शरद जी ने बोली इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग और सब हो रहा है उसमें टाइम लगेगा। तो एग्रोकेमिकल ऐसा सेक्टर है जिसको अभी हम एट प्रेजेंट ट्रैक नहीं कर रहे हैं। हमारा कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है केमिकल सेक्टर में। पर आप बात करते हैं फार्मास्यूटिकल पैक की, तो वहां पर हम एक कंपनी जरूर ट्रैक करते हैं जो हमें काफी अच्छी लगती है, अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, जिसका नाम है जिम लेबोरेटरीज। डिस्क्लोजर हमारा पोजीशन है उसमें, हमने रिकमेंड भी किया हुआ है। तो ये एक कंपनी है जो हमें काफी अच्छी लगती है। कंपनी अपना रेवेन्यू का 6% से ज्यादा R&D पर स्पेंड करती है। आज अगर आप कोई भी फार्मा कंपनी देखते हैं तो उसमें आपको रेवेन्यू का 6% मतलब 3 से 4% से ज्यादा भी R&D स्पेंड नहीं दिखता, जबकि जिम लेबोरेटरीज आज की डेट में 6% स्पेंड करती है। लास्ट ईयर मोहित 1 मिनट के लिए मैं आपको रोक रहा हूँ। 1 मिनट मोहित जी, 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ आपको। मेरे को ना शेयर का नाम वापस बता दो, ऐसे फिर हम आइडिया नहीं लगा पाएंगे किस शेयर के बारे में कह रहे थे आप। नाम बताओ एक बार वापस से शेयर का। कौन सी कंपनी है सर? जिम लेबोरेटरीज। जिन लेबोरेटरी, ठीक है, अब ढूंढ लेंगे। अब आप बताइए, आप बता रहे थे जो। यस, तो कंपनी के अभी आप समझ सकते हैं 3 बिजनेस है, 3 कैटेगरीज है बिजनेस के। पहला है फार्मास्यूटिकल, जिसमें कंपनी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में प्रेजेंस है, यूरोप और US को छोड़कर, जबकि कंपनी का प्लांट EU कंप्लायंट है, और कंपनी अभी आने वाले सालों में यूरोप पर बहुत अच्छा फोकस करेगी। तो रेगुलेटेड मार्केट्स पर फोकस होने वाला है फार्मास्यूटिकल की जहां तक बात है। कंपनी का न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस है, जिसमें कंपनी OTF करके एक प्रोडक्ट है जो भी सेल करती है, और तीसरा सेगमेंट है OTF। तो कंपनी अपना रेवेन्यू का 6% R&D पर स्पेंड करती है। कंपनी के पास अभी तक 10 से 11 पेटेंट है, 65 अंडर एग्जामिनेशन है, और एक छोटी कंपनी के पास इतना सब कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होना हमें काफी अट्रैक्ट करती है एक फार्मा कंपनी होने के तौर पर। तो जिम लेबोरेटरीज की और अगर मैं बात करूं, OTF का बिजनेस जो ओरल थिन फिल्म्स होता है, आप देखते हैं आज की डेट में हम जो दवाई कंज्यूम करते हैं वो टेबलेट या फिर लिक्विड की फॉर्म में करते हैं, जबकि ये एक बहुत ही एक्साइटिंग उनका वेंचर है जिसमें कंपनी लास्ट 10 साल से काम कर रही है, और ये एक बहुत ही अर्ली मूवर एडवांटेज है कंपनी को, जो कि आप स्ट्रिप्स देखते हैं जिनको आप अपनी टंग पे रखते हैं वो डायरेक्ट पिघल जाती है। तो उनका आने वाले टाइम में काफी बिजनेस ग्रोथ की उम्मीद है। तो कंपनी के आगे के प्रोस्पेक्टस हमें एक्साइटिंग लगते हैं, जैसे वो रेगुलेटेड मार्केट्स में अपना एंट्री कर रहे हैं। साथ के साथ जो OTF का उनका बिजनेस है, जिसमें कभी भी होकिस्टिक ग्रोथ आ सकता है, क्योंकि आप अगर उनके ग्लोबल पीयर से कंपेयर करते हैं तो जिम लेबोरेटरीज को मार्केटिंग ऑथराइजेशन भी मिल चुके हैं यूरोप के मार्केट में। करीबन 5 से 6 MA उनको मिल चुके हैं, जो कि अभी तक किसी कंपनी को मिले नहीं, बहुत कम कंपनीज को मिले हैं।
तो ये कंपनी है जो हमें फार्मा पेक में पसंद है। ठीक है, जिम लेबोरेटरी बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टॉक निकाला ये मोहित ने। हालांकि बहुत ही छोटी साइज की कंपनी है, 600 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है और जो नतीजे आए थे वहाँ से कुछ ज़्यादा उत्साहजनक नहीं दिखेगा, लेकिन जो मोहित के एनालिसिस है उसके मुताबिक शायद आगे भविष्य ठीक हो इसका, क्योंकि जून तिमाही में करीब करीब 27-28% इनकी बिक्री में गिरावट आई थी। 67-68 करोड़ के आसपास की इन्होंने सेल्स को क्लॉक किया था। हालांकि एक चीज़ जो नोटिस करने वाली चीज़ है, 6 महीने में शेयर तकरीबन 60% ये चढ़ा है, ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे आ रहा है और वहाँ पर शायद आपके लिए मौके बन रहे हो। 150 रुपये तक जाने के बाद फिलहाल 125 रुपये के आसपास का भाव है जिम लेबोरेटरीज का, ZIM। हमारे डेटाबेस में नहीं, हम कोशिश करवाएंगे कि इसको हम ऐड करेंगे। लेकिन चलिए कुछ और शेयरों पर जरा नज़र डालते हैं, क्योंकि हम देख रहे थे कि कल सन टीवी में अच्छा एक्शन था और सन टीवी समेत जितने भी हम देख रहे थे कि पब्लिशिंग वाले या फिर ब्रॉडकास्ट वाले यानी कि मीडिया से जुड़े जो शेयर थे वो चल रहे थे। आज भी हम देख रहे हैं कि 2.5-3% के आसपास की तेजी है सन टीवी में। सन टीवी इसको नागराज BTST करके जा सकते हैं क्या आज भी? भी एक अच्छे खासे पोजीशन में रेंज बाउंड एक्शन के बाद अराउंड 560 का ब्रेकआउट दिया है। आज कल दिया था एक्चुअली, आज उसका फॉलो थ्रू अपसाइड भी दिख रहा है। मेरे ख्याल से ओवरऑल चार्ट पैटर्न पॉजिटिव है। आज का जो लास्ट 2 सेशन का जो अपसाइड मोमेंटम इज बैक्ड बाय वॉल्यूम एज वेल। सो मेरे ख्याल से ये स्टॉक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 615 का। 615 तक कम से कम रास्ता इसका खुला हुआ दिख रहा है, वहाँ पर रेजिस्टेंस का लेवल है। आज इसमें बढ़िया फॉलो बाइंग आ रही है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स चेक करते हैं ज़रा, क्योंकि हम देख रहे थे कि चंद्रयान से जुड़े जो स्टॉक्स हैं एक बार फिर से फोकस में जरा उनको लेकर आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, कैपिटल गुड्स वाली सेगमेंट वाली एमटार टेक में हम देख रहे हैं कि 4% के आसपास का उछाल है। हालांकि थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है और आना ये लाजमी भी है, क्योंकि कल हमने इन शेयरों को चलते हुए देखा है। इसी तरह से सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर भी आप देखिए 1948 आज का ये हाई है और अब 1792, यानी कि करीब करीब ऊपरी स्तरों से 150 रुपये नीचे आकर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 9% के आसपास की तेजी है। जहाँ शुरुआत हुई थी वहाँ से शेयर गिरा, थोड़ी सी मुनाफा वसूल इसमें भी आ रही है। बाकी शेयर भी चल रहे हैं। नागराज, इन शेयरों के बारे में जरा बताइए आप, इसमें जिनको मुनाफा हो रहा हो, क्योंकि देखिए छोटे साइज की कंपनी होती हैं और कई बार ना मूव्स जब बड़े आते हैं वहाँ पे थोड़े फंसने का भी खतरा होता है नए निवेशकों के लिए, या फिर जो इस तेजी को देखकर कूदते हैं शेयर में। आपकी सलाह क्या होगी अभी? जी हाँ, मेरे ख्याल से न्यूज के बाद ये काफी बढ़ चुका है। डिफेंस या जो चंद्रयान रिलेटेड के स्टॉक्स, कई स्टॉक्स में ऊपर के लेवल में एक सेलिंग प्रेशर भी दिखने को मिला है। हम मानते हैं कि जो स्टॉक्स में जो उछाल है न्यूज के बाद एक सेंटिमेंट बना हुआ रहता है, उसके बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग आना एक नाजायज़ है। सो मेरे ख्याल से अभी तो अवॉइड करना चाहिए इस लेवल पे। जो भी ऊपर के स्तर से एंट्री हुआ है वो एक प्रॉफिट ले सकते हैं हायर लेवल पे। स्टॉक्स और पकड़ लेते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं उनमें क्या किया जाए। एक शेयर मेरी लिस्ट में अभी और भी था, नाल्को में कोई ट्रेड है क्या अंशुल? नाल्को में कोई ट्रेड है तो बताइए जरा। देखिए, नाल्को में एक बड़ा ब्रेकआउट बना था वीकली चार्ट पे 86 के लेवल्स पे, और वहीं उसको रीटेस्ट करने के बाद ऊपर चल रहा है। तो इसमें एक बार BTST किया जा सकता है। 89.9 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, ऑलमोस्ट वहीं आके खड़ा इंट्राडे पे। इसमें 90 के ऊपर BTST करना चाहिए। एक गैप ऊपर 94 पे अवेलेबल है, 94 तक के टारगेट को लेके इसको BTST कर सकते हैं। ठीक है अंशुल, एक शेयर और चेक करो आप, मैप माई इंडिया। सुबह हमने बातचीत की थी इस शेयर के बारे में, मैप माई इंडिया। ये शेयर ने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया, अभी भी 5, 5.5-6% ऊपर है मैप माई इंडिया। हाँ, तो आप जरा मेरे को ये बताओ, इसको BTST करें या फिर आज के लिए छोड़ दें? देखिए, इसको ना सिर्फ BTST करना चाहिए, स्विंग ट्रेड के लिए भी इसको लॉन्ग करना चाहिए। 8 दिन का एकदम टाइट कंसोलिडेशन से आज ब्रेकआउट आया है और वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट 300% एवरेज वॉल्यूम के हैं। तो ये एक बड़ा ब्रेकआउट है 1720 के ऊपर। इसमें एकदम इमीडिएट स्टॉप लॉस आज का लो बनेगा 1660, और BTST में ये 1800 दे सकता है। बट थोड़ा सा स्विंग ट्रेड के लिए अगर इसको रखेंगे
तो 1980 और 2106 ये दो टारगेट इसके स्विंग बेसिस पे बन रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट के लिए सॉरी मैप में इंडिया को लेकर ये व्यू, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट की बात करेंगे 6-6.5% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है और महीने भर में तकरीबन 44-45% के आसपास का शानदार उछाल इसमें हम देख रहे हैं और 52 हफ्ते की ऊंचाई पर आज ये शेयर पहुंचा। कल भी इसमें अच्छा मूव देख रहे थे। मोहित, जरा इसके बारे में बताइए, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट के बारे में किस तरह की चाल आप आगे देख रहे हैं, क्योंकि ये 52 हफ्ते की ऊंचाई पर है, यहां से भी ले सकते हैं या फिर किसी करेक्शन का वेट करें इसमें? तो जहां तक इलेक्ट्रॉनिक मार्ट का सवाल है, हम रिटेल सेक्टर को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, हमारा रिटेल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी है। तो आप देखते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो रिटेल एक एवर ग्रोइंग सेक्टर है, क्योंकि कंजम्पशन धीरे धीरे आप देखते हैं इंडिया का डिस्क्रिशनरी आप स्पेंडिंग देखते हैं तो वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, जैसे ही पर कैपिटा इनकम इंडिया का इंक्रीज हो रहा है। तो डेमोग्राफिक चेंजेस देखते हुए ये सारी कंपनीज वैल्यूएशन आप एक बार देखिए तो अच्छा करेगी। और मैं एक क्लेरिफिकेशन जरूर देना चाहूंगा, जैसे आपने बोला था कि जिम के Q1 के रिजल्ट वीक थे, तो उसमें मैनेजमेंट ने क्लेरिफाई किया है कि जो सप्लाई एग्रीमेंट्स के चलते और करेंसी शॉर्टेज जो था उसके चलते जो उनके PFI के ऑर्डर्स थे वो नेक्स्ट कुछ क्वार्टर में शिफ्ट हो गए, Q2 और Q3 में जो ट्रैक बैक हो जाएंगे। तो वो एक टेम्परेरी बिजनेस का सिचुएशन था। वापिस अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट पर आते हैं तो रिटेल सेक्टर ही हमें बहुत अच्छा लगता है और रिटेल सेक्टर में हमारा रेड टेप लिमिटेड जो कि अभी हाल ही में लिस्ट हुई है उसमें इन्वेस्टमेंट है और हमें वो कंपनी काफी पसंद आती है। रिटेल में जब भी आप देखते हैं हमेशा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जरूर देखिए कि कंपनी का ब्रांड रिकॉल कितना स्ट्रॉन्ग है, जिससे आप हमेशा अंदाजा लगा सके कि कंपनी अपने ब्रांड पर कितना बेचती है वर्सेस प्राइस पर कितना बेचती है। तो रेड टेप लिमिटेड में हमारा अच्छा इन्वेस्टमेंट है। रिटेल थीम की अगर आप बात करते हैं, कंपनी का लास्ट 8 साल में आप देखते हैं तो 10 गुना से ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ किया है। 2015 में 138 करोड़ का रेवेन्यू था जो अभी 1500 करोड़ से ऊपर हो गया है और कंपनी का EBO प्रेजेंस काफी अच्छे पेस से इंक्रीज हो रहा है। तो रिटेल एज ए थीम हमें अच्छा लगता है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको चीज देखना है, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट का हमने इतना डीप में स्टडी नहीं किया है, बट सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कितना है कोई भी कंपनी का, बिकॉज उसी सेक्टर में अगर हम दूसरी कंपनी देखते हैं आदित्य विजन, तो आदित्य विजन का करीबन 24% का सेम स्टोर ग्रोथ है, जबकि रेड टेप के केस में भी हम देखते हैं लास्ट 5 साल का तो सेम स्टोर ग्रोथ 24% 25% का है, जो कि दिखाता है कि ब्रांड रिकॉल एक काफी अच्छा है। वही सेम चीज हमें इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट में भी चेक करना होगा बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग। तो ये हमारा व्यू है रिटेल थीम पर। हालांकि रिटेल थीम हमेशा बुलिश रहता है तो आप हमेशा रिटेल में अच्छे नाम खोजिए। ठीक है, रेड टिप और आदित्य विजन का मेंशन किया मोहित ने। रेड टिप जो कि मिर्ज़ा से अलग हुई ये कंपनी है और 11 अगस्त को इसके शेयर को लिस्ट कराया गया था। 509 रुपये के आसपास के भाव थे, अब ये 456 पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन नागराज, जैन इरिगेशन बहुत लंबे समय तक हमने देखा कि शेयर कहीं खोसा गया था बाजार में शेयरों की भीड़ में और अब फिर से फोकस में लौटा है और ये जो भाव देख के ना इसके पुराने भाव की फिर याद आ रही है। इसी भाव के आसपास काफ़ी लंबे समय तक ये टिका रहा। महीने भर में देखिए करीब 50% के आसपास का उछाल है। जैन इरिगेशन कंपनी की साइज बहुत छोटी नहीं है, ठीक ठाक ही है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में कुछ मेजर शिफ्ट आप देख रहे हैं क्या? जी हाँ, बहुत शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला लास्ट 4-5 सेशन में, 4-5 हफ्तों में एक अच्छा खासा एक बढ़त देखने को मिली है स्टॉक में। और रिसेंटली ये 55-57 का जो एक रेसिस्टेंस बैंड बना हुआ था, कई महीनों से ये बैंड पे रेस्ट करता था, वो भी आज मतलब ये लास्ट 2 वीक में ब्रेकआउट देने की कोशिश किया और शानदार ब्रेकआउट भी मिल गया। मेरे ख्याल से अपसाइड थमने की जो कोई संकेत तो नहीं मिल रहा है। आगे वाले दिनों में और भी एक तेजी दिखने को मिलेगी। उसका नेक्स्ट हार्डल रहेगा अराउंड 75 का। ठीक है, 75 रुपये के आसपास तक ये शेयर आपको जाता हुआ आगे दिख सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये चला है पिछले महीने भर में और आज भी देखिए 7% के आसपास का इसमें उछाल है। बाजार बंद होने में 14 मिनट के आसपास का समय रह गया है आज की वीकली एक्सपायरी होने में और हम देख रहे हैं कि नीचे से कोई खास रिकवरी के संकेत पिछले आधे पौने घंटे में बाजार में आते हुए नहीं दिखे हैं।
19,400 के नीचे स्लिप किया है, उसके बाद सुस्त ठंडा पड़ा हुआ है। अब 19,380 के आसपास से 65 अंकों के आसपास की नरमी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहाँ से उतनी चिंताएं नहीं है, सपाट ट्रेड है। सेंसेक्स से तकरीबन 200 अंक नीचे। बीटीएसटी ट्रेड समझ लेते हैं कि आपको क्या खरीद के आज जाना है या फिर क्या बेच के जाना है। शुरुआत अंशुल आपसे करना चाहेंगे, बताइए क्या है आपकी बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड्स? देखिए, बीटीएसटी के लिए एक सन टीवी का स्टॉक देना चाहूंगा। सन टीवी में लगभग 8-10 दिन का यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट आया डेली चार्ट में और केवल एक ही दिन का मूव मिला है, तो यहाँ से 3 से 4 दिन की मूव पेंडिंग है। ऊपर में बीटीएसटी लेते हैं तो 598 से 600 तक का टारगेट रहेगा, बट इसको अगर पूरे वीक के लिए कैरी करते हैं तो 630 635 तक के टारगेट बहुत आराम से इसमें मिलना चाहिए। 8-10 दिन का बड़ा ब्रेकआउट है। दूसरा स्टॉक एमएफएसएल रहेगा, यहाँ पे एसटीबीटी रहेगा। मॉर्निंग में हाई पे खुला था और ऑलमोस्ट डे लो पे क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे बुल ट्रैप की फॉर्मेशन हुई है और जो कल के सेशन में प्रोबेबली गैप फिल करेगा 890 का, और अगर उसको स्लाइस थ्रू करता है तो 860 863 जो 20 डे मूविंग एवरेज है यहाँ तक की डाउन मूव मिलेगी। तो एक बीटीएसटी सन टीवी रहेगा, एक एसटीबीटी एमएफएसएल रहेगा। ठीक है, बाय टुडे सेल टुमारो, बीटीएसटी सन टीवी सेल टुडे बाय टुमारो, एसटीबीटी ये रहेगा मैक्स फाइनेंशियल का शेयर। आज हम देख रहे हैं कि बड़ी ब्लॉक डील के बाद 2.5% के आसपास की इसमें तेजी भी है। तो ये दो शेयर एक कॉम्बिनेशन शॉर्ट का और लॉन्ग का। लेकिन नागराज, आपके राय पर कौन से शेयर हैं, कहां आप बीटीएसटी करेंगे? इंडेक्स के बारे में आप कहोगे, इंडेक्स में और भी एक थोड़ा निचला स्तर में जगह है मार्केट में, और भी फिसल सकता है, क्योंकि ओवरऑल चार्ट पैटर्न जो फॉर्म हो रहा है टुवर्ड्स द एंड और लास्ट 1-2 घंटे का जो मार्केट मोमेंट है कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि मार्केट में और भी एक डिक्लाइन रहेगी। जो आज का एक अपसाइड ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, नाकाम होते हुए दिख रहा है, और उसका नियरेस्ट सपोर्ट है 19,250 के आसपास, 19,300 के नजदीक तो रहे, उसके बाद में 19,300 टू 19,250 के आसपास एक सपोर्ट बैंड है, उधर तक एक अपसाइड बाउंस दिखने को मिल सकता है। और स्टॉक्स में आप जाओगे, आईटी में थोड़ा वीकनेस बनी हुई है और कई दिनों से आईटी उतना परफॉर्म नहीं कर रहा है। आप टेक महिंद्रा का चार्ट देखोगे, टेक महिंद्रा एक कंसोलिडेशन से एक डाउनसाइड ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। उसका स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस रहेगा अराउंड 1235 1240 के आसपास, उधर से एक लोअर टॉप बना के नीचे आ रहा है। मेरे ख्याल से चार्टिकली वीक है और भी एक आध 2 सेशन में और भी नीचे आ सकता है। उसका नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा अराउंड 1165-70 का। ठीक है, तो नागराज की तरफ से ये बीटीएसटी ट्रेड्स। लेकिन बाजार की नज़र कल किन इवेंट्स पर होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैक्सन होल की जो बैठक है जिसमें कि दुनिया भर के बड़े सेंट्रल बैंकर्स, अमेरिका के सेंट्रल बैंकर्स, पॉलिसी मेकर्स, फाइनेंशियल वर्ल्ड के तमाम बड़े चेहरे इसमें शामिल होते हैं और वहाँ से जो भी कमेंट्री निकल के आती है वो अहम होती है। वहाँ पर जेरोम पॉवेल पर नज़र होगी कि किस तरह से उनकी कमेंट्री आती है महंगाई को लेकर, ब्याज दरों को लेकर। लेकिन और कौन से इवेंट्स होंगे जो कल फोकस में होंगे, बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ हैं। वामाक्षी, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक न्यूज़ के साथ। तो कल हमारी नज़र होगी जो जैक्सन होल में मीटिंग होने जा रही है उस पर हम देखेंगे कि क्या कमेंट्री आ रही है फेड चेयर जेरोम पावेल से। इसके अलावा अगर हम देखें तो ईसीबी प्रेसिडेंट लगार्ड की भी एक स्पीच होने जा रही है, तो डेफिनेटली ये भी हमारे रेडार पर रहेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का कंज्यूमर सेंटिमेंट भी कल आएगा, तो इस पर भी हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। इसके अलावा ग्रासिम इंडस्ट्रीज़, औरोबिंदो फार्मा और इन्फो एज जैसे काउंटर्स भी हमारे रेडार पर रहेंगे, क्योंकि इन तीनों काउंटर्स की एजीएम होने वाली है और मैनेजमेंट की तरफ से क्या कमेंट्री आती है खास इस पर हमारी नज़र रहेगी। आखिर में हम फोकस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है जो सारे क्रिकेट लवर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईसीसी के जो टिकट सेल्स है 2023 वर्ल्ड कप के लिए ये शुरू होने वाले हैं कल से, तो डेफिनेटली इस पर भी हमें ज़रूर नज़र बनाए रखनी होगी। ओके, ठीक है, ये अच्छा किया आपने कि स्पोर्ट्स की खबर भी बैक टू बैक आपने बता दी। इन इवेंट्स के साथ में अमूमन बिजनेस के इवेंट्स रहते थे, लेकिन इस बार आपने स्पोर्ट्स वाली खबर भी बताई, अच्छा किया। लेकिन इस बीच बाजार देख के अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो 60 पॉइंट की गिरावट आपको, हालांकि ये रेजिस्टेंस है, ये ऐसा नहीं कि ये कोई ऐसी बात हो रही है जो मार्केट को नई आइडिया थी, पता नहीं थी। 1 मिनट के लिए आप निफ्टी का चार्ट दिखा सकते हैं स्क्रीन पे मेरे वाला, तो आपको हम दिखाते हैं कि वो चैनल कैसे बना था। चैनल का फॉल्स ब्रेकआउट, जो भी नागराज जी ने भी वर्ड इस्तेमाल किया, फॉल्स ब्रेकआउट, वो कैसे हुआ वो आज आपको दिख जाएगा इसी चार्ट से। एक बार ज़रा स्क्रीन पे वो निफ्टी वाला दिखाइए। फिर एक शेयर में को और पता करना है,
जब तक गेल के चार्ट आप अंशुल आप खोल के रखना, ये आप देखिए, ये जो लास्ट वाली कैंडल्स देख रहे हैं ना, यही लास्ट वाली कैंडल आज की मेक और ये आज की ब्रेक है। यही कैंडल है मेक और ब्रेक। इससे पहले तक तो आप फंसे हुए थे ना चैनल में, कभी भी आपने इस चैनल को ब्रेक ही नहीं किया। आज ही ब्रेक किया, आज ही वापस गिर गया और उसी जगह पर आके रुक गए जिस जगह पर। डेट इज कॉल्ड अ फॉल्स ब्रेकआउट। इसने एक दिन भी क्लोजिंग उस चैनल से बाहर की नहीं की है। तो टिपिकली टेक्निकल्स में क्लोजिंग की इसलिए बार बार इंपॉर्टेंस बोली जाती है। लोग बोलते हैं ना कि ये लेवल आ जाएगा, लेकिन वो क्लोजिंग बेसिस पर आना चाहिए। डेट्स वाई इसको क्लोजिंग के लेवल्स बोले जाते हैं कि क्लोजिंग चाहिए आपको इसके ऊपर, अदरवाइज तो फॉल्स भी हो जाएगा ये। अंशुल, एक शेयर मेरे को आपसे पता करना, और वो है गेल का, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जिस जगह पर आके खड़ा है आज, मार्केट का कोई खास असर इसके पास नहीं है। 60 पॉइंट नीचे आ गया निफ्टी, एथिकली देखा जाए तो 200 पॉइंट नीचे ऊपर से, लेकिन गेल जस का तस है। एक इन्वेस्टर को, एक स्विंग ट्रेडर को ये शेयर रखना चाहिए। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों दे दो आप। कि गेल को अगर स्विंग बेसिस पे रखना है तो आपको वीकली चार्ट देखना होगा। इसमें एक बढ़िया वीसीपी का ब्रेकआउट आया है 113 के लेवल पे बिफोर लास्ट वीक, और अब इसको पुल बैक में नीचे उसी को रीटेस्ट किया और 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करने के बाद ये वापस से अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। तो इमीडिएट स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे 108 का आएगा, 10 रुपए की आपकी रिस्क रहेगी। और ऊपर में जो ये पैटर्न बना है, ये 30 रुपए का पैटर्न है, तो यहाँ से 30 रुपए अगर पकड़ेंगे तो 150 रुपए का पहला टारगेट आएगा, और उसके बाद 170 174 का दूसरा टारगेट आएगा। तो यहाँ से 108 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग करते हैं, 150 और 174 ये दो टारगेट लेवल्स रहेंगे। सर, मार्केट का कोई असर तो नहीं पड़ेगा ना? बिना मार्केट के भी ले लेना, भले मार्केट में थोड़ा वीकनेस दिख रही हो तब भी ना, तब भी कोई दिक्कत तो नहीं ना? कैविट ले रहा हूँ आपसे मैं। नहीं, इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पैटर्न का ब्रेकआउट है। लगभग पिछले मई से पैटर्न डेवलप हुआ है। तो जब इतना बड़ा पैटर्न डेवलप होता है तो फंड्स का इंटरेस्ट आना स्टार्ट होता है ऐसे स्टॉक्स में। तो मार्केट का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है, और वही चीज देखने के लिए भी मिल रही है। पूरा मार्केट कमजोर है और ये स्टॉक अभी बहुत मजबूती से होल्ड कर रहा है। डन सर, बहुत बढ़िया, आपने अच्छे से कंक्लूड कर दिया। और हमने ये चार्ट सुबह भी दिखाया था, अजय से भी हमारी बातचीत हुई थी, अभिषेक भी थे उस कार्यक्रम में, तो आपने ये बात समझी होगी कि गेल के अंदर स्ट्रेंथ तो धीरे धीरे बन सकती है। बी अवेयर, थोड़ा सावधान रहिए। हालांकि मार्केट इस बीच डेज लो पे आके कामकाज कर रहा है। कौन है कल्प्रिट जो मार्केट को तोड़ रहा है? उसमें एक नाम आप अच्छे से बोल सकते होंगे, वह है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ये तो वीक कर ही रहा है, असल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इससे जो डीमर्ज हुई एंटिटी है उसमें बैक टू बैक सर्किट लग रहा है। तो ये एक मेजर प्लेयर है जो आज बाजार को नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा है। और दूसरा सदाबहार जो 4-5 दिन से मार्केट को प्रॉब्लम में डाल रहा है वो है HDFC बैंक। एक बार HDFC बैंक भी दिखाओ। इन दोनों ही ने मिला के निफ्टी को करीब करीब 40 पॉइंट नीचे किया है। HDFC बैंक भी डेज लो पे, HDFC भी, रिलायंस भी डेज लो पे है। ठीक है, बट ये कुछ बड़े शेयरों का मैनेजमेंट का हिस्सा है। अभी हमने ना सपोर्ट तोड़े ना ही रेजिस्टेंस को तोड़ रहे हैं। कुछ शेयर और पता कर लेते हैं कि कहाँ पे कुछ मोमेंटम है। BPCL या IOC में कोई आप BTST करोगे क्या मिस्टर शेट्टी? BPCL या IOC पे? ऑयल मार्केट काउंटर में अभी भी मुझे ज्यादा कुछ तेजी के लक्षण तो नहीं दिख रहे। कंसोलिडेशन मूवमेंट है, और मुझे लगता है कि और भी कंसोलिडेशन या रेंज बाउंड एक्शन जारी रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। BPCL हम देख रहे हैं कि 2% की तेजी है, और आज सुबह के 17 से ही इसमें तेजी बनी हुई है, क्योंकि हमने देखा है कि क्रूड का जो भाव है $82 के आसपास आ गया है। लेकिन बाजार में कुछ शेयर ऐसे हैं ना कि जो सेंटिमेंट के विपरीत भी चलते हैं। इनमें से एक शेयर है महिंद्रा हॉलीडेज का, क्योंकि टूरिज्म के लिहाज से दो इंपॉर्टेंट जो राज्य हैं, हिमाचल और उत्तराखंड, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्थितियाँ कैसी हैं, कैसी तस्वीरें आ रही हैं, लैंडस्लाइड, बारिश, मतलब तमाम दिक्कतें हैं। लेकिन ये शेयर चल रहा है, पिछले 5 दिन में करीब 10% के आसपास उछाल दे चुका है, और आज कमज़ोर बाजार में भी ये शेयर है 5% ऊपर। मोहित, एक आपसे संक्षेप में जवाब चाहेंगे, महिंद्रा हॉलीडेज अगर किसी को ये तेजी देखकर कुछ मन में आ रहा हो लेने का, क्योंकि 52 हफ्ते की ऊंचाई पर ये शेयर है, आप क्या सलाह देंगे? तो हालांकि हमारा व्यू काफी लॉन्ग टर्म रहता है, तो हमें कंपनी को थोड़ा बहुत चेक करना पड़ेगा। अगर मैं देख पा रहा हूँ वैल्यूएशन काफी रिच है कंपनी के, प्रॉफिट काफी इनकंसिस्टेंट है, और वैल्यूएशन भी आई थिंक अच्छे मिल रहे हैं। टेक्निकली नो डाउट कंपनी का भी जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश बन रहा है,
बट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा अवॉइड करना चाहूंगा इन लेवल्स पर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। तो एज ए ट्रेडिंग बेट आप जरूर देख सकते हैं, बिकॉज टेक्निकल्स काफी अच्छे हैं, बट एज एन इन्वेस्टमेंट बेट आप इसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट क्लोज होने में 2 मिनट है, कोई ट्रेड लेना नहीं चाहिए एथिकली, तो ये नियम है। जैसे हम कई बार आपके सामने बात भी कर चुके हैं कि जब एग्ज़ाम्स देते हैं ना आप, तो लास्ट में रिवीजन के लिए टीचर कई बार समय देती है कि आप रिवाइज कर लो। तो कुछ वैसा ही हुआ कि आज की गलती है, आज क्या क्या गलती हुई हमसे मार्केट पे नोट डाउन कर लो, और यकीन मानिए अगर आप इसको नोट डाउन करने लगेंगे ना तो आपकी ट्रेडिंग एबिलिटीज़ धीरे धीरे करके सुधरेंगी काफ़ी। खैर चलते चलते जरा चेक कर लेते हैं कि आज मार्केट में एडवांस डिक्लाइन क्या रही है। एक बार आप जरा एडवांस डिक्लाइन दिखा सकते हैं। इंडिया विक्स भी आपको दिखा रखा है स्क्रीन पे हमने, ये करीब 0.5% ऊपर है, तो ये ज़्यादा नहीं हिला। एडवांस डिक्लाइन दिखाइए, डिक्लाइंस 102 है, एनएससी के भी डिक्लाइंस ज़्यादा हैं और बीएससी के भी डिक्लाइंस ज़्यादा है। आज आपने सुबह जब मार्केट चेक किया था ना, तो हम एडवांसिस से ही शुरू करते हैं हमेशा। वो चेक इसलिए करवाते हैं ताकि पूरे बाजार का एक रूपरेखा सी आपके सामने आ जाए। 1400 शेयर आज एडवांसिस में थे और करीब 350 से 400 शेयर डिक्लाइंस में थे। वो सिस्टम बिगड़ा है, F&O के शेयर्स भी खराब हुए हैं। मैंने अभी पैटर्न चेक किया है वेटेज के हिसाब से, 15 शेयर हैं निफ्टी के जो हरे निशान में है, 35 शेयरों में लाल निशान है। बैंक निफ्टी का भी मैंने जस्ट अभी चेक किया है, 6 शेयर और 6 शेयर आमने सामने खड़े हुए हैं। मैंने फिन निफ्टी को भी चेक किया कि फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है, 20 शेयर हैं उसमें, 12 लाल निशान में है और 8 हरे निशान में है। तो बाजार के अंदर आज एडवांस डिक्लाइन फिर से थोड़ा खराब हुआ है चलते चलते। इस सुबह बहुत बेहतर था, खराब हुआ है। इतना खराब हो गया है कि सपोर्ट्स टूट गए हैं, तो उसका जवाब है ना। तो बाजार उसी चर्निंग वाली रेंज में वापस आ गया है जिससे बाहर निकलना चाहता था। डैमेज होगा या फिर से चलेगा बाजार, तो कल ही पता लगेगा। आज के लिए तो ये उसी जगह पर वापस है जिस जगह पे पहले 4-5 दिन पहले था। 2 दिन की की हुई मेहनत आज के ऊपर के फॉल से वो खराब हो गई। आज एडवांस डिक्लाइन कुल का आप जो देख पा रहे हैं आप देख पा रहे हैं एडवांस डिक्लाइन में, तो वो कांटे की टक्कर आपको दिखा रहा होगा, 1000 वर्सेस 1100 हैं। आज के जो टॉप लूजर्स बने जिन्होंने बाजार को नीचे की तरफ ड्रैग किया, वो सारे शेयर्स के नाम आपके स्क्रीन पे आएंगे। जियो फाइनेंशियल, रिलायंस, तो दोनों शेयर अंबानी ग्रुप से हो गए। फिर डिविस लैब टूटा, आज पावर ग्रिड भी टूट गया, आज हिंडाल्को टूटा करीब 1%। ये सारे शेयर्स नीचे हैं। निफ्टी बैंक जद्दोजहद इसलिए कर रहा है हर निशान में क्योंकि इसके पास एक मेगा सपोर्ट एरिया जिसके ऊपर आया हुआ है, वो है 43,800 से 44,200 की रेंज पे। इसलिए इसकी जद्दोजहद आज ज़्यादा हो रही है कि मैं किसी तरह से अपने लेवल्स को ब्रेक ना करूं। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जब बैंक निफ्टी के शेयर्स बताए थे तो उसमें 6 वर्सेस 6 थे और सभी में रेशो बिगड़ी है, बट बैंक निफ्टी में 6 वर्सेस 6 शेयर अभी भी आमने सामने खड़े हैं, बट वेटेज वाला HDFC बैंक नीचे है, इसलिए इसको भी नीचे आना पड़ा। तो वेटेज का गेम भी आजकल बैंक निफ्टी पे बहुत चल रहा है। आज जो टॉप लूजर्स बने, गेनर्स बने मार्केट के, वो BPCL, इंडसन बैंक, एशियन पेंट और इन्फोसिस है। इसको थोड़ा बहुत क्रेडिट दिया जा सकता है कि इन्होंने रिलायंस और HDFC के कॉम्बो को काफ़ी हद तक उसका जो पेन है उसको ख़त्म करने का काम किया। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मोहित आपका शुक्रिया, अंशुल आपका शुक्रिया, मिस्टर शेट्टी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और आज का दिन फिर से एक चर्निंग के अंदर एंटर करने का दिन है। कल का कल देखेंगे, फिर तो नया हफ्ता भी आ जाएगा, फिर का फिर देखेंगे। अभिषेक और आप मेरे को इजाज़त दे सकते हैं। नमस्कार।